ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिक्की का ऑफिस। बिक्की ने वह मैसेज आनंद सन्याल को किया था। जैसे ही सन्याल अपने भाई लक्ष्य से मिलकर बंगलों के पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ता है, ठीक उसी समय उसे यह मैसेज मिल जाता है। एक बार बंगलों के बाहर निकलने के बाद उसके लिए बिक्की के ऑफिस जाना बेहद ही मुश्किल होता, क्योंकि उस पर भी हर वक्त माँ साहब के किसी न किसी आदमी की निगाहें बनी रहती थी। ऐसा नहीं था कि वह बिक्की से मिल नहीं सकता था, लेकिन जिस तरह से बिक्की ने मैसेज किया था उससे यह स्पष्ट था कि वह उसे अकेले में मिलना चाहता है। वह जो भी बातचीत करना चाहता है वह बेहद ही सनसनीखेज है, जिसे वह किसी और के साथ साझा नहीं करना चाहेगा और न ही यह चाहेगा कि इस बारे में किसी भी अन्य व्यक्ति को कोई भनक भी हो। इसलिए वह अपनी गाड़ी को वहीं छोड़कर लक्ष्य की गाड़ी से बिक्की के ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। आनंद के यहाँ से चले जाने के करीब आधे घंटे से 1 घंटे के बाद उसका ड्राइवर गाड़ी लेकर लक्ष्य के बंगलों से बाहर निकलता है और सीधा उसे लेकर मैकेनिक के पास पहुंच जाता है, जिससे कि वह यह दिखा सके कि उसकी गाड़ी खराब होने की वजह से वह गाड़ी के साथ नहीं था। और इस तरह वह निगाहें जो उसका पीछा कर रही थी वह गाड़ी का पीछा करते हुए किसी दूसरी दिशा में बढ़ जाती है। यही एक सही तरकीब था बिना किसी को खबर हुई बिक्की से मिल पाने की। आनंद अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है और हल्के से मुस्कुराहट के साथ कहता है, बिना किसी को खबर किए तुम तक पहुंचने के लिए किसी और की आंखों को मात देने का विचार था, लेकिन अब तुम भी इसी घेरे में आ गए तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ। बिक्की भी मुस्कुराकर आनंद के साथ हाथ मिलाता है और दोनों केबिन के अंदर चले जाते हैं। बिक्की अपनी चेयर पर बैठ जाता है और उसके सामने रखी हुई टेबल के दूसरी तरफ रखी हुई चेयर पर आनंद सन्याल अपनी जगह ले लेता है। आनंद सन्याल टेबल पर अपने हाथ रखता है और आगे की ओर झुकते हुए कहता है, जो भी बात करनी है जल्दी करो, मेरा ज्यादा देर तक यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। बिक्की कहता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले थैंक यू सो मच कि तुम इतने शॉर्ट नोटिस पर मुझसे मिलने आ गए। आनंद सन्याल कहता है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर तुमने इस तरह मिलने के लिए बुलाया है तो जरूर उतनी ही बड़ी दुविधा भी होगी। आनंद की बात सुनकर बिक्की बदले में अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है और एक पल चुप रहने के बाद वह भी टेबल पर आगे की ओर झुक जाता है और फिर धीमी आवाज में बताना शुरू करता है, जिसका सारा सार यह था कि उसे किसी भी तरह से आकाश को गुलेरिया हाउस से बाहर निकाल लेने का आदेश हुआ है और अगर यह काम न कर पाए तो आकाश को घर के अंदर ही मौत की नींद सुलाकर माँ साहब को आदेश का पालन करे। यह सुनकर आनंद को थोड़ी सी हैरानी होती है, लेकिन कुछ ही पलों में वह इस पर नियंत्रण पा लेता है और फिर बिक्की से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि उसे वहाँ से बाहर निकालने के बाद जिंदा रखा जाएगा क्या? इस पर बिक्की जवाब देता है, वह अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति को नहीं छोड़ती तो इससे तो उसे कोई लगाव भी नहीं है। लगाव छोड़ो, अब वह किसी काम का भी नहीं है। फिर अपने एक हाथ को ठोड़ी के पास ले जाकर आगे कहता है, तुम जो सोच रहे हो मैं भी वही सोच रहा हूँ। उसे बाहर लाने के बाद उसके साथ यही किया जाएगा। आनंद सन्याल कहता है, उसकी किस्मत है कि वह बच गया, नहीं तो उसकी मौत कुछ महीने पहले ही हो चुकी होती। बिक्की कहता है, तुम सही कहते हो। आनंद कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि वह उसे क्यों मारना चाहती है? बिक्की कहता है, अगर मुझसे पूछो तो मुझे यही लगता है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ सच को जानने के लिए किया गया था कि अनिका की याददाश्त सच में चली गई है या वह झूठ बोल रही है। अब जब यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि अनिका अपनी याददाश्त खो चुकी है, तो इसका गुलेरिया हाउस में रहना उनके लिए केवल एक खतरा ही है। न जाने कब वह गुलेरिया परिवार की ताकत का इस्तेमाल करके माँ साहब के चंगुल से बाहर निकल जाए। माँ साहब अच्छी तरह जानती हैं कि उसे अधिक समय तक वह अपने हिसाब से नहीं चल पाएंगे। बाकी अगर कोई दूसरी वजह हो तो कहा नहीं जा सकता। तुम अच्छी तरह जानते हो कि उनके दिमाग के अंदर क्या चलता है, यह कोई नहीं जानता।
अब आनंद कहता है, तुम ठीक कहते हो, हर इंसान के कोई न कोई कमजोरी होती है जिसका फायदा दुश्मन उठाता है, और ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी कमजोरी उसका अपना परिवार बनता है। लेकिन इस सिरफिरे के आगे पीछे कोई नहीं है, यह कभी भी उनके लिए खतरा बन सकता है। न जाने माँ साहब को यह कहाँ मिल गया, ऐसे सन के इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब विक्की कहता है, इस बारे में मेरी भी यही राय है। 2 पल के खामोशी पूरे केबिन में छाई रहती है। फिर आनंद सन्याल वापस कुर्सी पर पीछे की ओर होते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा कर देता है और फिर विक्की की आंखों में देखते हुए कहता है, अगर तुम इस टास्क को पूरा करने के लिए मेरी मदद चाहती हो तो मैं साफ शब्दों में बता दूं कि मैं सीधे स्तर पर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। गुलेरिया हाउस की सिक्योरिटी किसी आर्मी के बेस कैंप से कम नहीं है। इसके अलावा उनके साथ मेरे किसी प्रकार के संबंध भी नहीं है जिसके बहाने मैं वहां जाऊंगा। अचानक ही अपनी बात कहते कहते आनंद सन्याल चुप हो जाता है। उसके चेहरे को देखकर यह आसानी से पता लगाया जा सकता था कि वह कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ही पलों के बाद वह विक्की की ओर देखते हुए कहता है, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन सही है तो तुम इस काम में सिद्धार्थ गुलेरिया की मदद ले सकते हो, लेकिन तुम्हें सावधानी बरतनी होगी क्योंकि यह बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि वह भाई के रूप में आकाश का दुश्मन है या उसके सामने इसी तरह के हालात पैदा किए गए थे कि वह दुश्मन की भूमिका निभाए। इस कंफ्यूजन का बड़ा कारण यह भी है कि जहां तक मैं जानता हूं, गुलेरिया हाउस के अंदर रहने वाले सभी लोगों के बीच आपस में बहुत प्यार है। विक्की कहता है, इस वक्त मेरा सवाल इस टास्क को कैसे पूरा करना है यह नहीं है। इस वक्त सवाल यह है कि क्या मुझे यह करना चाहिए। इसके बाद एक लंबी गहरी सांस लेकर उसे छोड़ते हुए विक्की अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अपनी दोनों हथेलियों को टेबल पर टिकाते हुए आनंद से कहता है, तुम तो जानते ही हो, आकाश की मौत के बाद उसकी पत्नी श्रेया लगभग पागल जैसी हो गई थी। बड़ी ही मुश्किल से जाकर उसकी हालत सुधरी है। जल्द ही वह आकाश के दूसरे बच्चे को जन्म भी देने वाली है। अगर इस बार फिर से ऐसी कोई घटना घटी तो संभव है कि उनकी स्थिति दोबारा से पहले जैसी हो जाएगी या फिर उससे भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। फिर अपनी जगह से पलटते हुए चिंताजनक शब्दों में कहता है, यदि इस बार भी कुछ ऐसा हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। न जाने उन स्थितियों में आकाश की पत्नी और उसके बच्चे का क्या हाल होगा। इसके बाद वह फिर से आनंद की ओर देखते हुए दुख के साथ कहता है, आकाश मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन पिछली बार मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ आगे कहता है, अब इस बात के कोई मायने नहीं है कि मैं आकाश के लिए कुछ कर पाया था या नहीं कर पाया था। बस इस बार मैं उसके परिवार को बचाने की पूरी कोशिश करना चाहता हूँ। चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो, मैं इसके हर विपरीत परिणाम के लिए तैयार भी हूँ। मैं सोच लूंगा कि मेरी जिंदगी इतनी ही थी। इसके बाद सीधा खड़ा होते हुए मुस्कुराकर जिंदा दिली अंदाज में कहता है, वैसे भी दोस्त, मैंने अपनी जिंदगी को भरपूर जिया है। मेरी उम्र कम है लेकिन अनुभव बुजुर्गों जितने हैं। मेरे आगे पीछे भी कोई ऐसा नहीं जिसकी चिंता मुझे खाए। जिससे मोहब्बत हुई मुझे वह भी ना मिल सके। जिसके मन में मैं अपने लिए प्यार चाहता था, कम से कम इज्जत भी बना पाया तो काफी होगा। आनंद यह बात सुनकर काफी हैरान होता है और फिर पूछता है, किसकी बात कर रहे हो तुम? विक्की मुस्कुराकर जवाब देता है, जाने दो दोस्त, कुछ बातें ना ही जानी जाए तो ही अच्छा होता है। अब फिर से कुछ पलों के लिए पूरे केबिन में सन्नाटा सा सुनाई देता है। फिर आनंद कहता है, अब तुम यह बताओ कि कुल मिलाकर किस नतीजे पर पहुँचे हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? विक्की कहता है, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम तक संदेश आते हैं और हमें आदेश पूरे करने होते हैं। हमारा जवाब देने के लिए उसके भेजे हुए दूत अपनी इच्छा से हमारे सामने आते हैं। अब मुझे केवल वह जरिया बताओ जिससे मैं माँ साहब तक अपना इनकार भेज सकूं। इस पर आनंद कहता है, इनकार भेजने की क्या जरूरत है? अगर तुम काम को अंजाम नहीं दोगे तो वह स्वतः ही इनकार कहलाएगा। इस पर विक्की कहता है, जरूरत है, तुम मुझे सिर्फ वह जरिया बताओ अगर तुम जानते हो तो। आनंद सन्याल कुछ पलों के लिए लगातार विक्की की ओर देखता रहता है, फिर अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है,
लगता है जिंदगी से तुम्हारा मोह भंग हो गया है। आनंद के ऐसा कहते ही विक्की उसकी ओर देखने लगता है। अब आनंद संज्ञाल आगे कहता है, युगराज, उस जरिए का नाम युगराज है। विक्की आनंद की ओर देखता है और 2 सेकंड रुककर फिर पूछता है, क्या युगराज? तुम भैया जी युगराज की बात कर रहे हो क्या? इस पर आनंद बदले में सिर्फ अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है और विक्की सिर्फ मुस्कुराते हुए दिखाई देता है, जैसे कि कोई बहुत जरूरी राज उसके हाथ लग गया था। मॉरिशस पुलिस और भूमिका अपनी टीम के साथ डॉक्टर के द्वारा दिए गए एड्रेस पर करीब आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर जब वह उस हाउस की ओर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, साथ ही साथ काफी परेशान भी हो जाते हैं क्योंकि घर का दरवाजा बंद था। यह एक पॉज एरिया था जिसमें बने हुए सभी घर काफी बड़े बड़े थे। यहाँ एक घर में होने वाली घटना की खबर दूसरे घर में रहने वाले लोगों को आसानी से नहीं हो सकती थी। प्रायः ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एक दूसरे से विशेष मतलब ही नहीं होता था। कई बार तो उन्हें यह भी नहीं पता होता था कि साथ वाले घर में कितने लोग रहते हैं। यह भी एक ऐसा ही बड़ा सा घर था जिसके आगे बड़ा सा लॉन एरिया बना हुआ था। जब ऑफिसर अपनी टीम के साथ घर के बाहर पहुंचता है तो अपने सभी साथियों के साथ घर के आसपास फैल जाता है और उनमें से एक सिपाही को इशारा करता है। वह सिपाही लॉन को पार करने के बाद घर के दरवाजे तक पहुंचता है तो वह उसे बंद पाता है। कई बार डोरबेल बजाने पर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आता। फिर खामोशी से दरवाजे पर कान लगाकर अंदर से आने वाली आवाजों को सुनने की कोशिश करता है। इसके बाद भी अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं आती। तब वह सिपाही अपने छुपे हुए बाकी साथियों की तरफ देखकर अपनी गर्दन ना में हिला देता है, जिसका मतलब था कि यहाँ कोई नहीं है। उसके ऐसा करते ही छिपी हुई सारी टीम बाहर निकल आती है। भूमिका एवं पुलिस ऑफिसर के साथ सभी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। दरवाजे पर पहुंचने के बाद पुनर्रूपन भूमिका की तरफ देखकर कहता है, वह लोग पहले ही यहाँ नहीं हैं। मैंने उन्हें फोन करके सावधान रहने के लिए कहा था, लेकिन वह बिना बताए इस तरह कहाँ जा सकते हैं, वह भी ऐसे हालातों में। अब अर्जुन भूमिका की तरफ देखकर कहता है, हमें यह पता लगाना होगा कि इस वक्त वह कहाँ है, ताकि हम उन्हें यह खबर दे सके कि वह जहाँ कहीं भी हैं, अपने आसपास के किसी सुरक्षित स्थान पर रुक जाएं, ताकि हम उन तक पहुंचकर उन्हें सिक्योरिटी दे सकें। पुनर्रूपन का ध्यान इस बात की तरफ जाता है कि भूमिका उन सभी की बातें सुन तो रही है, लेकिन उसकी आंखें लगातार इधर उधर कुछ तलाश रही है। तभी भूमिका अपने हथियार संभालती है और धीरे धीरे चोर कदमों से घर के साथ साथ आगे की ओर बढ़ने लगती है और करीब 10 से 15 कदम चलने पर वह एक खिड़की तक पहुंच जाती है। फिर वहां से अंदर झांकने की कोशिश करती है। तभी इंस्पेक्टर पुनर्रूपन धीमी आवाज में उससे पूछता है, क्या हुआ ऑफिसर, क्या तुम्हें अब भी कोई शक है? वह धीरे से कहती है, अंदर कोई है। उसके ऐसा कहते ही ऑफिसर और बाकी सभी भी अपने अपने हथियार संभाल लेते हैं। अब अर्जुन सिंह भूमिका के इशारे में पूछता है कि तुम इतने विश्वास के साथ यह कैसे कह सकती हो? तो भूमिका बिना एक शब्द बोले लॉन एरिया में बने हुए दरवाजे तक आने वाले रास्ते के आसपास की कच्ची जगह पर इशारा करती है। मॉरिशस में ही उसका इशारा पाते ही सभी उसी ओर देखने लगते हैं। वहाँ पर कुछ लोगों के पैरों के निशान थे, जिससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि कुछ ही समय पहले यहाँ पर एक साथ काफी लोग मौजूद थे, क्योंकि वह पक्का रास्ता काफी संकरा था। यह घटना कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह लक्षण किसी अनहोनी का तरफ इशारा कर रहे थे। इंस्पेक्टर पुनर्रूपन फुसफुसाते हुए कहता है, अब हमें पता लगाना होगा कि अंदर कितने लोग हैं और कहां कहां फैले हुए हैं। फिर कुछ परेशान होते हुए आगे कहता है, यह दरवाजा भी ऑटोमेटिक है, इसे तोड़कर अंदर जाना भी एक आसान काम नहीं है और इसमें वक्त भी लगेगा। इसके अलावा जो भी अंदर मौजूद है वो अलर्ट भी हो जाएंगे। इसके बाद कुछ सोचकर वह अपने एक साथी की तरफ देखता है और उसे कुछ इशारा करता है, जिसका मतलब था कि वह छत की तरफ से अंदर जाने का रास्ता तलाश कर ले। वह साथी अपनी गर्दन हिलाता है और अपनी पिस्तौल संभालते हुए वहां से कोई दूसरा रास्ता खोजने के लिए चला जाता है। उसके साथ साथ अन्य दो साथी भी उसकी मदद के लिए आगे चले जाते हैं।
कौटिल्य अपनी गर्दन इधर से उधर घुमाकर लगातार कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे वह चीज दिखाई देती है जिसे वह ढूंढ रहा था। भूमिका का ध्यान कौटिल्य पर ही था, इसलिए वह आसानी से समझ जाती है कि वह क्या करना चाहता है। अब कौटिल्य कहता है, मैं कुछ करता हूँ। भूमिका कौटिल्य की तरफ गर्दन हिलाती है, जिसका मतलब था ठीक है। पुनर्रूपन कौटिल्य की तरफ देखने लगता है। वह समझना चाहता था कि कौटिल्य क्या करने वाला है कि तभी भूमिका कहती है, निश्चिंत रहो इंस्पेक्टर, वह अपने काम में माहिर है, यह उसके लिए मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद वह कौटिल्य अपने हाथ में पकड़ी हुई पिस्तौल को लॉक करके अपनी कमर के सामने की तरफ लगा लेता है और अपनी कमर के पीछे की तरफ से शर्ट के नीचे से टैब में आकर एक डिवाइस निकालता है। तभी भूमिका पुनर्रूपन से कहती है, अपने साथियों से कहो कि अभी कोई हरकत न करें। पुनर्रूपन अपने गर्दन हिलाता है। उसके बाद अपना एक हाथ ऊपर की तरफ उठाकर सांकेतिक भाषा में कुछ इशारा करता है। उसके सभी साथी अपनी अपनी जगह पर पोजीशन लेकर अगले इशारे का इंतजार करने लगते हैं। कौटिल्य की उंगलियां डिवाइस पर तेजी से चलती हुई दिखाई देती है। करीब 3 से 4 मिनट के बाद उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं, जिससे यह स्पष्ट था कि वह घर के कैमरे को हैक करके घर के अंदर देखने में कामयाब हो गया है। इसके 2 से 3 मिनट के बाद वह आश्चर्य से भूमिका की तरफ देखता है। उसके ऐसा करते ही भूमिका और भी ज्यादा अलर्ट हो जाती है और एकदम धीमी आवाज में कहती है, यहाँ अंदर लोग काफी ज्यादा हैं। उसके पास कौन से हथियार हैं और वह कहाँ छुपे हुए हैं? कौटिल्य एकदम रिलैक्स होते हुए कहता है, वैसे तो उन्होंने ज्यादातर कैमरे डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ छिपे हुए कैमरे जो उनसे बच गए हैं इस वक्त हमारी मदद के लिए काफी है। अंदर कोई भी नहीं है। अब भूमिका पूछती है, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है? इस पर कौटिल्य जवाब देता है, मैंने अच्छी तरह से देख लिया है, घर में कहीं पर भी कोई भी नहीं है सिवाय 2 बुजुर्गों के। इतना कहकर उसके चेहरे की मायूसी बढ़ जाती है। इसके पहले की भूमिका उसके बदले हुए हाव भाव का कारण पूछती, कौटिल्य आगे कहता है, मैं दरवाजे को अनलॉक करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कहने के बाद वह अपने काम में जुट जाता है। भूमिका के इशारे पर पुनर्रूपन अपने बाकी साथियों को इशारा कर देता है और सभी वापस दरवाजे के पास इकट्ठे हो जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर पुनर्रूपन का एक साथी इंस्पेक्टर पुनर्रूपन से कौटिल्य के बारे में पूछता है, यह क्या कर रहे हैं? अगर अंदर कोई नहीं है तो फिर हम इस दरवाजे को तोड़ क्यों नहीं रहे? उसके ऐसा कहते ही पुनर्रूपन भूमिका की तरफ देखता है। वह चाहता था कि इसका ठीक जवाब भूमिका ही दे। मौजूदा स्थिति को समझते हुए इस सवाल का जवाब भूमिका की तरफ से अर्जुन सिंह देता है। वह इस दरवाजे के ऑटोमेटिक सिस्टम को अपनी डिवाइस की मदद से हैक करके उसे खोलने की कोशिश कर रहा है। आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अगर दरवाजे में कोई मैनुअल लॉक नहीं है तो बस कुछ ही देर में यह दरवाजा खुल जाएगा। इसके बाद कुछ पलों के लिए वहाँ खामोशी छाई रहती है। लगभग 2 से 3 मिनट की कोशिश के बाद कौटिल्य अपने काम में सफल हो जाता है। इसके बाद कौटिल्य पहले भूमिका की तरफ देखता है और उसके बाद पुनर्रूपन की तरफ देखता है। कौटिल्य का इशारा पाते ही पुनर्रूपन एक बार फिर से अपने एक साथी को इशारा करता है। वह सभी दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है। तभी बाकी सभी अपने अपने हथियार को संभालते हुए अलर्ट होकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वह दरवाजा खुलता है, कौटिल्य बाकी साथियों की तरफ देखते हुए कहता है, बाईं तरफ, जिसका मतलब था कि उन्हें पहले बाईं ओर बढ़ना चाहिए। वह जिन 2 बुजुर्गों की बात कर रहा था वह बाईं ओर है। भूमिका, अर्जुन सिंह और पुनर्रूपन तीनों कुछ साथियों के साथ बाईं ओर बढ़ जाते हैं, जबकि बाकी साथी घर के अंदर जाकर सभी कोनों में अच्छी तरह जांचने लगते हैं कि घर के अंदर अन्य कोई व्यक्ति है या नहीं है, अथवा किसी तरह का खतरा तो मौजूद नहीं है। पूरी तरह तसल्ली कर लेने के बाद कि घर में किसी तरह का कोई खतरा मौजूद नहीं है, सभी ड्राइंग हॉल में आकर समान पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। वहीं ड्राइंग हॉल में सोफे पर बुजुर्ग महिला पड़ी हुई थी, जिसका आधा शरीर सोफे पर जबकि आधा शरीर नीचे की तरफ लटका हुआ था। उसके पास में ही फर्श पर बुजुर्ग पुरुष का पड़ा हुआ दिखाई देता है, जो मुंह के बल गिरा हुआ था।
पुनर्रूपन अपने हाथ में पकड़े हुए हथियार को अपनी कमर में रख लेता है और बुजुर्ग महिला के सांस चेक करता है। इसके बाद भूमिका की तरफ देखता है और अपनी गर्दन ना में हिला देता है। यह सुनते ही भूमिका का चेहरा दुख के भाव से भर जाता है और उसके मुंह से निकलता है, ओह नो। इसके बाद इंस्पेक्टर रूपन बुजुर्ग पुरुष को सीधा करता है। वह बुजुर्ग अचेत अवस्था में था किंतु जीवित था। ऑफिसर उसके गर्दन के पास हाथ रखकर और फिर उसकी कलाई पकड़कर कुछ महसूस करने की कोशिश करता है। उसके बाद भूमिका की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि जब तक हम अस्पताल पहुंचेंगे तब तक काफी देर हो चुकी होगी। भूमिका के मुंह से सहसा ही निकल पड़ता है, काश वो यहाँ होती तो जरूर इसे बचा लेती। इस वक्त भूमिका को किसी और की नहीं बल्कि अनिका की याद कर रही थी। ठीक इसी वक्त दरवाजे पर कुछ आहट होती है। सभी सावधान होकर उसी ओर देखने लगते हैं। यह डॉक्टर रत्नेश सेन थे। डॉक्टर को अचानक यहाँ पर आया हुआ देखकर एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। डॉक्टर रत्नेश एक पल रुककर वहाँ के हालातों को समझने की कोशिश करते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर पुनर्रूपन जमीन पर पड़े हुए बुजुर्ग के पास बैठे बैठे ही कहता है, डॉक्टर आप यहाँ? रत्नेश सेन जवाब देता है, हाँ, मुझसे रहा नहीं गया। मुझे डर था कि कहीं बहुत देर न हो जाए और शायद मेरा डर सही ही था, इसलिए सबकी निगाहों से बचते हुए सभी काम छोड़कर यहाँ चला आया। मुझे लगा कि सभी काम बाद में किए जा सकते हैं, लेकिन पहले सौजन्य की जिंदगी बचाना जरूरी है। बिना ज्यादा सोच विचार के पुनर्रूपन कहता है, यह बात हम बाद में कर लेंगे, अभी आप एकदम सही वक्त पर आए हैं। डॉक्टर प्लीज देखिए, अगर कुछ हो सकता है तो। ऐसा कहकर वह अपने पास लेटे हुए बुजुर्ग की तरफ देखता है। डॉक्टर सेन तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए अब तक बुजुर्ग के पास पहुंच चुके थे। वह झट से नीचे बैठकर बुजुर्ग की नस और सांसें चेक करते हैं। इसके बाद उन्हें होश में लाने की कोशिश करते हैं और ऐसा करते हुए एक बार बीच में पुनर्रूपन की तरफ देखते हुए कहते हैं, यह अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं। यदि होश में आ गए तो आप जो भी पूछना चाहते हैं वह जल्दी से पूछ लेना। इन्हें बचा पाना संभव नहीं है। इसके बाद वह अपनी जेब से गाड़ी की चाबी निकालते हुए पुनर्रूपन की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, यंग मैन, जल्दी से मेरी गाड़ी में मेरा फर्स्ट एड बॉक्स मंगवा दीजिए। तभी पुनर्रूपन अपने एक जवान साथी की तरफ देखता है। वह पुनर्रूपन का इशारा मिलते ही झट से चाबी लेकर बाहर की ओर दौड़ पड़ता है। कुछ ही पलों में वह बॉक्स के साथ वहां मौजूद दिखाई देता है। डॉक्टर सेन कुछ इंजेक्शन की मदद से बुजुर्ग को होश में लाने में कामयाब हो जाते हैं। उनके होश में आते ही भूमिका भी बुजुर्ग के करीब आ जाती है। होश में आते ही बुजुर्ग कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गले से निकलती हुई आवाज किसी के भी कानों को सुनाई नहीं दे रही थी। बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करने के बाद सिर्फ इतना ही समझ आ पाता है, प्लीज सेव माई ग्रैंड चाइल्ड, प्लीज सेव सौजन्य। पुनर्रूपन उस बुजुर्ग से पूछता है, क्या आप बता सकते हैं कि वह कौन लोग थे या फिर कुछ ऐसा जो उन्होंने आपसे कहा हो जिससे हमें कोई मदद मिल सके। बहुत कोशिश करके बुजुर्ग सिर्फ अपने गर्दन ना में हिला देता है और उसके बाद अपना हाथ कमरे में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की तरफ कर देता है। इसके तुरंत बाद ही वह अपनी सांसें छोड़ देता है। डॉक्टर रत्नेश अपनी जगह से उठकर बुजुर्ग महिला के पास जाकर उसके शरीर को छूकर देखने लगते हैं। साथ ही उसके शरीर पर लगे हुए घावों को भी बड़े ध्यान से देखने लगते हैं। तभी बुजुर्ग की मृत्यु के बाद कौटिल्य कहता है, इन सीसीटीवी कैमरा से हमें कोई मदद नहीं मिलने वाली है। डेफिनेटली उन्होंने पूरा डाटा डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। स्टिल लेट मी चेक। अब भूमिका परेशान होते हुए कहती है, कोई तो तरीका होगा जिससे हम आगे बढ़ सकें। हमें जल्दी ही कोई न कोई क्लू ढूंढना ही होगा। इतना कहने के बाद भूमिका अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और घर में इधर उधर घूमकर बारीक से बारीक चीज को ऑब्जर्व करने लगती है। ऑफिसर पुनर्रूपन और अर्जुन सिंह भी यही करते हुए दिखाई देते हैं। केवल सम्मुख अपने दोनों हाथ बांधे खड़ा हुआ था। कौटिल्य इस वक्त यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि इस सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग को कैसे रिकवर किया जा सकता है। कुछ ही पलों में भूमिका, अर्जुन सिंह और पुनर्रूपन वापस ड्राइंग हॉल में लौट आते हैं। ठीक इसी वक्त डॉक्टर रत्नेश बुजुर्ग महिला की तरफ हाथ करते हुए कहते हैं,
इनके डेट को लगभग आधा घंटे से कुछ ऊपर हो चुका है, जिसका मतलब है आगे की बात को भूमिका पूरा करते हुए कहती है कि वह लोग यहाँ पर कम से कम आधा घंटा पहले आए थे। आगे पुनरुपन कहता है, अगर हम अधिक से अधिक मान कर चलें तो वह उतनी ही दूरी पर होंगे जितने 30 से 45 मिनट में तय की जा सकती है। तभी कौटिल्य कहता है 40 मिनट। वह लोग यहाँ से डाटा डिलीट करके 40 मिनट पहले निकले थे। अब भूमिका कहती है, अगर उनकी प्लानिंग फुल प्रूफ है तो हो सकता है कि वह कुछ ही देर में यह देश छोड़ दें। तभी पुनरुपन कहता है, नहीं, यह इतना आसान नहीं है, हमारे पास उन्हें ढूंढने के लिए अभी भी वक्त है। अब अर्जुन सिंह कहता है, बिना किसी क्लू के हम उन्हें किस तरह ढूंढेंगे और कहां ढूंढेंगे? ठीक इसी वक्त पुनरुपन अपने एक साथी की तरफ हाथ बढ़ाता है। वह पुनरुपन को वॉकी टॉकी दे देता है। इसके बाद पुनरुपन वॉकी टॉकी पर बात करते हुए कहता है, आसपास के सभी इलाकों की नाकाबंदी कर दो। इतना कहने के बाद वह सभी डिटेल्स देते हुए आगे कहता है, सभी पुलिस स्टेशन में जल्द से जल्द यह खबर पहुंच जानी चाहिए। अब कौटिल्य डॉक्टर रत्नेश से कहता है, आप एकदम ठीक मौके पर यहाँ पहुँचे, क्या इसकी कोई खास वजह है क्या? डॉक्टर रत्नेश हल्के में मुस्कुराकर जवाब देते हैं, आपका काम है हर किसी पर शक करना और आपको करना भी चाहिए, लेकिन मुझ पर शक करके सिर्फ आप अपना समय बर्बाद करेंगे। फिर डॉक्टर रत्नेश सभी की तरफ देखते हुए बड़े ही भारी मन से कहते हैं, मैं कम से कम शब्दों में अपनी बात कहूँगा। मैंने एक दुर्घटना में अपनी पत्नी और अपने छोटे बेटे को खो दिया था। उनके साथ नहीं होने की वजह से डॉक्टर होने के बावजूद उनकी कोई मदद नहीं कर पाया था। उन्हें ठीक वक्त पर किसी की मदद और इलाज नहीं मिला था, इसीलिए उन दोनों ने अपनी जान गंवा दी थी। इतना कहने के बाद वह एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और अपनी तकलीफ पर काबू पाते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। यह बात मेरी जवानी के दिनों की है। इसके बाद मैंने अपना पूरा जीवन अकेले ही बिताया है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोबारा किसी को खोने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। अब मुस्कुराकर माहौल को हल्का करने के लिए आगे कहते हैं, अब यह मत कहना कि यह घटना मेरी जिंदगी में दोबारा नहीं घटती। मुझे अपने जीवन को लेकर दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना चाहिए था। फिर सामान्य लहजे में बात को आगे बढ़ाते हैं, हाँ, कल किसी ने नहीं देखा है, लेकिन हमारा डर वर्तमान में भी हमारे साथ रहता है। मैंने हमेशा कोशिश की कि जो इलाज मेरी पत्नी और बेटे को समय पर नहीं मिल पाया, वह मैं हर जरूरतमंद का कर सकूं। सौजन्य ने भी छोटी सी उम्र में अपने माता पिता दोनों को खो दिया, बिल्कुल मेरी ही तरह। यह एक बड़ी वजह है कि मुझे सौजन्य में अपने खोए हुए बेटे की झलक दिखाई देती थी, और ऊपर से उसका ध्यान रखने वाले माँ बाप भी धरती पर नहीं रहे, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मेरे हार्ट का सॉफ्ट कॉर्नर उसके लिए काम करता रहता है। इसलिए डॉक्टर जैसा मजबूत होकर भी मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर यहाँ चला आया था। लेकिन मुझे अफसोस है कि आप लोगों की तरह मैंने भी यहाँ पहुँचने में देरी कर दी। इतना कहकर डॉक्टर मायूसी से अपनी गर्दन झुका लेते हैं और धीमी आवाज में आगे कहते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं आज यहाँ पहली बार आया हूँ। सौजन्य और मैं अक्सर मिला करते थे, कभी घर में और कभी घर से बाहर। इससे उसके दादाजी को भी इस पर कोई शक और इतराज नहीं था। अब सारी बातों को सुन रहा सम्मुख डॉक्टर की तरफ आगे बढ़ता है और उत्साहित होते हुए कहता है, डॉक्टर, जब आपके रिश्ते सौजन्य के साथ इतने अच्छे थे तो हो सकता है कि आप किसी न किसी ऐसी चीज के बारे में जानते हो जो इस वक्त हमारी मदद कर सकती है। आप अक्सर यहाँ आते थे और सौजन्य से भी मिलते थे। क्या कोई ऐसी चीज है जो इस वक्त हमारी मदद कर सकती है? जैसे ही सौजन्य अपने पास कोई फोन रखता हो या कुछ और, क्योंकि आजकल सभी बच्चे इस तरह के डिवाइस अपने साथ रखते हैं। ऐसा कहकर सम्मुख कौटिल्य की तरफ देखता है। यह सुनकर कौटिल्य की आंखें भी चमक उठती है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कौटिल्य के लिए सौजन्य तक पहुंचना कोई बड़ा काम नहीं था। भूमिका और अन्य साथी भी अब आशा भरी निगाहों से डॉक्टर की तरफ देखने लगते हैं। इस वक्त डॉक्टर कुछ सोचते हुए दिखाई देते हैं। उनकी आंखें एकदम स्थिर होती है, जैसे कि वह दिमाग पर गहरा जोर डालकर कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ पल बाद डॉक्टर हताश होते हुए कहते हैं, नहीं, सौजन्य अपने पास फोन या टेबलेट जैसी कोई डिवाइस नहीं रखता था।
आजकल के बच्चों की तरह उसे गेम ETC खेलने का भी शौक नहीं था। हाँ, अगर हम समय पर पहुंच जाते तो इसकी कोई संभावना थी कि वह हमारे आसपास होता और हम उसे ट्रैक कर लेते। इस पर कौटिल्य डॉक्टर के करीब आते हुए कहता है, क्या मतलब डॉक्टर? मैं कुछ समझा नहीं। आप जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए।